हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्योग्राफी अप टू डेट। आज मैं आपके सामने ज्योग्राफी का बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक साइक्लोन्स चक्रवात लेकर के आई हूँ। चक्रवात से रिलेटेड मैंने अपना एक पीछे लाइव वीडियो भी डाला था, लेकिन ड्यू टू बैड नेटवर्क कंडीशंस वो अच्छे से दिख नहीं पाया, इसीलिए मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाने की सोची है ताकि आप सब लोगों को इससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो सके। तो लेट अस स्टार्ट अप टुडेज़ टॉपिक साइक्लोन्स। फ्रेंड्स, साइक्लोन से, चक्रवात से बहुत सारे एग्ज़ाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और बाकी जो हमारे जो एग्ज़ाम्स होते हैं नेट सेट या कोई भी जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उन सभी में चक्रवात से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक साइक्लोन्स चक्रवात। तो सबसे पहले साइक्लोन्स चक्रवात को जानने के लिए हमें साइक्लोन्स क्या होते हैं। साइक्लोन्स आर बेसिकली विंड्स, हवाएं। तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि हवा होती क्या है। हवा किसे कहते हैं? हवा या विंड गैसों के मिश्रण को हम हवा कहते हैं। जो विंड्स हैं, जब हवा एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करती है तो उसे हम हवा कहते हैं या विंड कहते हैं। हवा के चलने का हमें पता किस प्रकार से चलता है। जब हवा हॉरिजॉन्टली मूव करती है, जिससे हमें पता चलता है कि हमारे कपड़े उड़ रहे हैं या हमारे बाल उड़ रहे हैं, तो हमें पता चलता है कि हवा चल रही है। तो ये था हवा के बारे में कि हवा होती क्या है। अब बात करते हैं, जब हवा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करती है, जब हवा एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करती है तो उसके कारण वायु का एक दबाव पैदा होता है, जिसे हम बोलते हैं वायु दाब या विंड प्रेशर। विंड प्रेशर और एयर प्रेशर। तो वायु दाब बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका, किसमें? चक्रवात के लिए। तो वायु दबाव हम किसे बोलेंगे? जब वायु का किसी जगह पर प्रेशर या दबाव फील किया जाता है तो उसे हम बोलते हैं वायु दाब। अब पॉइंट है, वायु दाब को किस से मापा जाता है? किस चीज़ से वायु दाब को मापते हैं? तो बैरोमीटर का प्रयोग जो है वो वायु दाब को मापने के लिए किया जाता है। बैरोमीटर के द्वारा वायु दाब को मापा जाता है। और आपसे पूछ सकते हैं एग्ज़ाम में कि जब बैरोमीटर में जब पारा जो है वो बढ़ता है, जब पारा इंक्रीज़ होता है, तो उस वक्त क्या है, वो किसका संकेत देता है? वो संकेत देता है मौसम के साफ़ होने का। मतलब कि जब पारा बढ़ेगा तो इट मीन्स मौसम जो है वो साफ़ है। साफ़ मौसम किसका संकेत देता है? साफ़ मौसम प्रति चक्रवात, जिसे हम बोलते हैं एंटी साइक्लोन्स का संकेत देता है। या साफ़ मौसम का मतलब है कि वहाँ पर प्रति चक्रवाती वायु दशाएं हैं। दूसरा पॉइंट है इसमें कि पारा जब गिरता है, जब पारा नीचे आता है, जब पारा गिरता है तो वो किसका संकेत देता है? तो वो तूफान या बारिश का संकेत देता है। मतलब कि जब चक्रवात आना होता है तो पारा जो है वो गिर जाता है, तो उस वक्त पारे का गिरना तूफान और बारिश का संकेत देता है। ध्यान रखिएगा, पारे का बढ़ना जो है मौसम साफ़ होने का संकेत देता है, और पारे का गिरना जो है वो तूफान और बारिश का संकेत देता है। अब इसी से रिलेटेड, जैसे कि आपने एक बात इस बारे में ध्यान से याद रखनी है हमेशा कि वायु का जो है वो एक नियम होता है। वायु का एक पर्टिकुलर नियम है, वो याद रखिएगा कि विंड्स ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, कि पवनें हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर गति करती हैं। याद रखिएगा, विंड्स ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। हर जगह यही कॉन्सेप्ट लागू होता है, कहीं पर भी, कि वायु जो है हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर गति करती है। तो नेक्स्ट है कि अब वायुदाब, रिलेशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। वायुदाब का और तापमान का आपस में क्या संबंध है? ध्यान से समझिएगा, वायुदाब का और टेम्परेचर, तापमान का आपस में क्या संबंध है? इन दोनों का आपस में इन्वर्स रिलेशनशिप है। ध्यान रखिएगा, जब वायु का दबाव, जब वायु जो दाब है वो कम होगा, जब वायु का दबाव कम होगा तो टेम्परेचर जो है वो बढ़ेगा। टेम्परेचर क्या होगा? वो बढ़ेगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। या आप दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो वायु का दबाव जो है वो कम होता है। वो कैसे कम होता है? आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ेगा, जब गर्मी होती है, ग्रीष्म ऋतु में आप देखिए जब गर्मी होती है तो टेम्परेचर जो है वो बढ़ता है,
पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ता है और पृथ्वी के टेम्परेचर बढ़ने के कारण पृथ्वी के ऊपर जो हवाएं होती हैं, जो वायु होती है, वो भी गर्म हो जाती है। गर्म वायु जो है वो हल्की होकर के ऊपर उठ जाती है। या आप चाय का भी एग्जांपल ले सकते हैं कि जब हम चाय बनाते हैं तो पानी गर्म है और जब उसमें चाय डालते हैं तो वायु जो है, वो जो चाय के कारण जो वायु जो उसमें से निकल रही है चाय के गर्म होने के कारण, वो क्या होगा, वो हल्की होकर ऊपर उठ जाती है। सेम वही कॉन्सेप्ट हमारी पृथ्वी के ऊपर भी लागू होता है कि जब टेम्परेचर अधिक होता है तो तब क्या होता है, वायु का दबाव जो है वो कम होता है। और इन्वर्स है, जब टेम्परेचर जो है वो क्या होगा, जब टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर लो होगा, तो वायु का दबाव जो है अधिक होगा। याद रखिएगा, जब टेम्परेचर जो है वो लो होता है तो वायु का दबाव अधिक होता है। अब होता क्या है पृथ्वी के ऊपर, इसी से एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट यूपीएससी में भी पूछा गया था पीछे ही। क्या था क्वेश्चन वो, कि पृथ्वी पर वायुदाब कम कब होता है। मैंने अभी भी आपको एक्सप्लेन किया है कि पृथ्वी पर वायुदाब कम कब होता है, कि पृथ्वी पर वायुदाब जो है वो ग्रीष्म ऋतु में कम होता है, क्योंकि गर्मियों की ऋतु में टेम्परेचर बढ़ेगा, सूर्य की किरणें सीधी पृथ्वी के ऊपर पड़ेंगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने से हवा जो है वो हल्की होकर ऊपर उठेगी और ऊपर जाकर वो हवा जो है उसके ऊपर उठने के कारण पृथ्वी के ऊपर जो है वो कम वायुदाब का क्षेत्र पैदा हो जाता है। तो ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर है कि ग्रीष्म ऋतु में जो है वो वायुदाब जो है, पृथ्वी पर वायुदाब जो है वो कम होता है। अब देखिए पृथ्वी के, अब पॉइंट है चक्रवात। चक्रवात की उत्पत्ति कैसे होती है, किस प्रकार से चक्रवात की उत्पत्ति होती है पृथ्वी के ऊपर। तो जब पृथ्वी के ऊपर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ने के कारण पृथ्वी जो है वो गर्म हो जाती है। गर्म होने के कारण पृथ्वी पर मौजूद जो हवा है वो गर्म होकर हल्की हो जाती है और हल्की होकर ऊपर उठ जाती है। जैसे कि मैंने आपको अभी भी बताया कि हवा जो है वो हल्की होकर ऊपर उठ गई और हवा के ऊपर उठने के कारण पृथ्वी के ऊपर है एक लो प्रेशर का एरिया जो है वो क्रिएट हो जाता है। अब पृथ्वी के ऊपर जब लो प्रेशर का एरिया क्रिएट हो जाता है, वायु ऊपर चली गई, तो उसके आसपास की हवाएं, जो उसके आसपास जहाँ पर हाई प्रेशर है, जहाँ उच्च वायुदाब है, वहाँ की हवाएं जो हैं वो उस खाली स्थान को भरने के लिए वहाँ की तरफ मूव करती हैं। तो जिसके कारण पृथ्वी के ऊपर जो हवाएं जो हैं वो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलना शुरू कर देती हैं और इन्हीं से चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। अब बात है कि जब वायु उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर लगातार जब वायु चलती है तो उसके कारण जो है क्या हवाएं, उसके कारण चक्रवात आते हैं, क्या इमीडिएटली वैसे चक्रवात आते हैं। तो इनका नाम चक्रवात क्यों पड़ा। चक्रवात का नाम आप ध्यान से समझिएगा इस वर्ड को, चक्र और वात, मतलब जब वायु चक्रीय रूप से गति करती है, जब वायु चक्रीय रूप से गति करती है तो उसे हम बोलते हैं चक्रवात। पर वायु चक्रीय रूप से गति क्यों करेगी, इसका भी पॉइंट है कि वायु पृथ्वी के ऊपर, जैसे आपको पता है कि पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर घूमती है और पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण, मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताया था कि पृथ्वी के घूमने के कारण एक बल पैदा होता है जिसे हम बोलते हैं कोरियोलिस फोर्स, और इस कोरियोलिस बल के कारण जो है हवाएं जो हैं वो अपनी दिशा बदल लेती हैं। हवाएं जो हैं, हवाओं में डिफ्लेक्शन पैदा हो जाता है। इस कोरियोलिस बल के कारण हवाओं में डिफ्लेक्शन पैदा हो जाता है और उस डिफ्लेक्शन के कारण ये बल जो है, कोरियोलिस बल जो है, ये वायु को एक चक्रीय गति प्रदान करता है। ध्यान से सुनिएगा, पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण एक बल पैदा होता है जिसे हम बोलते हैं कोरियोलिस बल, और इस बल के कारण जो है हवाएं जो हैं, ये बल जो है वो हवाओं को विक्षेपण पैदा कर देता है हवाओं में, और हवाएं जो हैं एक चक्रीय रूप से घूमती हैं और इसी चक्रीय रूप से घूमने के कारण ही चक्रवातों का उदय होता है। अब कोरियोलिस बल का आविष्कार किसने किया, किसने सबसे पहले इसको बताया था, तो जी कोरियोलिस ने 1935 में सबसे पहले इस बल के बारे में बताया था कि ये कोई फोर्स है जो घूर्णन के कारण पैदा होती है और इसके कारण वायु जो है वो अपनी दिशा बदल लेती है। तो इसी बल के कारण जो है, जो कोरियोलिस फोर्स है, इसी कारण जो है हवाओं में डिफ्लेक्शन पैदा होता है और इसी विक्षेपण को, हवाओं के इसी डिफ्लेक्शन को, इसी विक्षेपण को हम बोलते हैं कोरियोलिस फोर्स। और इसी बल के कारण हवाएं जो हैं वो लो प्रेशर, जैसे बीच में लो प्रेशर होता है, मैंने अभी बताया आपको कि विंड्स ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो हवाएं जो हैं वो हाई प्रेशर हवाएं जो हैं वो
लो प्रेशर की तरफ जो है वो गति करती हैं, और इसी प्रकार से चक्रीय रूप से जब हवाएं गति करती हैं तो उन्हें हम बोलते हैं चक्रवात। क्या बोलेंगे हम उन्हें? चक्रवात। अब साइक्लोन्स का जो ये साइक्लोन्स हैं, साइक्लोन्स का जो ये सेंटर होता है इसे हम बोलते हैं आई ऑफ साइक्लोन। साइक्लोन्स के सेंटर को हम बोलते हैं आई ऑफ साइक्लोन। और याद रखिएगा जो सेंटर होता है आई ऑफ साइक्लोन है, वहाँ पर वर्षा बिल्कुल भी नहीं होती है। याद रखिएगा जो सेंटर है, ये जो सेंटर है इसे हम बोलते हैं आई ऑफ साइक्लोन, और यहाँ पर वर्षा नहीं होती है। देखिए ध्यान से, ये जो इसी डिफ्लेक्शन, ये जो हवा के इसी प्रकार से चक्रीय रूप से घूमने के कारण ही चक्रवात जो है वो आते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि हमारी पृथ्वी के ऊपर कितने प्रकार के चक्रवात हैं और वो किन क्षेत्रों में आते हैं और उनको किन किन नामों से पुकारते हैं। चक्रवात कितने प्रकार के होते हैं? चक्रवात मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, जिन्हें हम बोलते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात, और दूसरे होते हैं टेम्परेट साइक्लोन्स, जिन्हें हम बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। देखिए इसको जानने के लिए आपको जो हमारी पृथ्वी है इसके ऊपर जो हमारे जोन्स हैं उनको जानना बहुत आवश्यक है, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। वो चक्रवात जो 0 डिग्री है, देखिए इक्वेटर है, ये है कर्क रेखा, ये है मकर रेखा, 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ। जो इस क्षेत्र के बीच में, कर्क और मकर रेखा के बीच में जो चक्रवात आते हैं उन्हें हम बोलते हैं, जो ट्रॉपिकल एरियाज़ में चक्रवात आते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे? ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। वेरी इजी टू लर्न। जो चक्रवात ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में आते हैं उन्हें हम बोलते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। और जो चक्रवात जो हैं ऊपर, ये देखिए शीतोष्ण कटिबंधीय टेम्परेट जोन है, जो चक्रवात यहाँ से कर्क रेखा से ऊपर शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आते हैं उन्हें हम बोलते हैं टेम्परेट साइक्लोन्स। और इसके ऊपर फ्रिजिड जोन है, जो पोलर एरिया है जहाँ सारा साल बर्फ़ गिरी रहती है। तो याद रखिएगा कि कर्क और मकर रेखा के बीच ट्रॉपिकल एरियाज़ के बीच आप पाए जाने वाले साइक्लोन्स को बोलते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। और 35 डिग्री नॉर्थ और 35 डिग्री साउथ से लेकर के 65 डिग्री तक पाए जाने वाला जो एरिया है यहाँ पर, उसको हम बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, जो जिससे बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो ये है कि चक्रवातों की दिशा क्या होती है। चक्रवातों की दिशा कैसी होती है या क्या होती है चक्रवातों की दिशा? तो यह इसको जानने के लिए आपको सबसे पहले हमें जानना है, मैंने अभी आपको बताया था एक इफ़ेक्ट कोरियोलिस इफ़ेक्ट के बारे में, कोरियोलिस फोर्स के बारे में बताया था, जो पृथ्वी के घूर्णन के कारण पैदा होती है। तो सबसे पहले उत्तरी गोलार्ध की बात करते हैं। देखिए हमारे पास पृथ्वी के 2 हेमिस्फीयर हैं। ऊपर वाले हेमिस्फीयर को बोलते हैं हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और नीचे वाले हेमिस्फीयर को बोलते हैं हम सदर्न हेमिस्फीयर। तो सबसे पहले हमें ये जानना है, सबसे पहले उत्तरी गोलार्ध की बात करते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करते हैं। जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हवाएं चलती हैं, यही चक्रवाती जो हवाएं चलती हैं, लो प्रेशर और हाई प्रेशर विंड्स, ये देखिए ये लो प्रेशर है। तो इसी कोरियोलिस बल के कारण, ध्यान से समझिएगा, इसी कोरियोलिस बल के कारण जो हवाएं हैं उनमें विक्षेपण पैदा होता है और वो मुड़ जाती हैं। और ये विक्षेपण किस साइड होता है? राइट साइड में। जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात आती है तो हवाएं जो है वो राइट साइड में इस प्रकार से विक्षेपण करती हैं, मुड़ जाती हैं, और इस प्रकार से इनकी जो दिशा है, इनका जो घूमना है इन हवाओं का, वो देखिए आप, जैसे इस प्रकार से हवाएं मुड़ रही हैं, ये देखिए इस प्रकार से, तो इसकी अगर हम पूरा सर्कल बनाएं तो ये किस प्रकार से हुआ? ये हुआ एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी के प्रतिकूल। याद रखिएगा, ये देखिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, देखिए मैंने इसको बनाने के लिए यहाँ पे आपको क्लू भी पॉइंट दिया है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आप इस प्रकार से एरो लगा सकते हैं, और इस प्रकार से आप ये जान सकते हैं कि जो हवाएं हैं वो घड़ी के प्रतिकूल घूमती हैं, प्रतिकूल डायरेक्शन में घूमती हैं। और उसी प्रकार से सदर्न हेमिस्फीयर की बात करेंगे हम जब, कि सदर्न हेमिस्फीयर में इसी कोरियोलिस बल के कारण जो हवाएं हैं वो राइट साइड में ना घूम करके वो लेफ़्ट साइड में उनका हल्का सा विक्षेपण देखा जाता है, और हवाएं इस प्रकार से घूमती हैं। और हवाएं जब इस प्रकार से घूमेंगी तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी इनकी? क्लॉकवाइज। याद रखिएगा, सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो हवाएं हैं वो राइट साइड में, जो उनका राइट साइड में उनका थोड़ा सा विक्षेपण हो जाता है, डिफ्लेक्शन हो जाता है कोरियोलिस फोर्स के कारण, और इसी डिफ्लेक्शन के कारण हवाएं जो हैं वो राइट टू लेफ़्ट घूमती हैं, और इसी कारण हवाएं जो हैं वो एंटी क्लॉकवाइज घूमती हैं। और उसी प्रकार सदर्न हेमिस्फीयर में जो हवाएं हैं वो क्या कहते हैं, वो लेफ़्ट साइड को उनका डिफ्लेक्शन हो जाता है। ये देखिए जैसे हवा है यहाँ लेफ़्ट साइड को ये मुड़ गई थोड़ी सी, और इसी मुड़ने के कारण जो
हवा जो है वो क्लॉकवाइज या घड़ी के अनुकूल दिशा में ये घूमना शुरू कर देती है। इसके लिए मैंने ये भी बनाया है यहाँ पे आपके लिए क्लू पॉइंट, ये आगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये आगे सदर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के लिए आप ऐसे एरो लगाइए और इस प्रकार से आपको लगेगा कि ये कौन सी डायरेक्शन है, प्रतिकूल, और सदर्न हेमिस्फीयर की ओर एस नीचे की ओर जा रहा है तो इस प्रकार हवाएं इस प्रकार से घूमेंगी, तो ये आ गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये याद रखिएगा। तो अगर एग्ज़ाम में पूछ ले जाए कि चक्रवात के दौरान वायु की दिशा क्या होगी, तो आपने वो बताना है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वो घड़ी की एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगी, घड़ी के प्रतिकूल दिशा में घूमेंगी, और सदर्न हेमिस्फीयर में वो घड़ी के अनुकूल यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगी, क्योंकि हवाओं में डिफ्लेक्शन पैदा हो जाता है कोरियोलिस बल के कारण। ठीक है जी, यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं चक्रवात के कारण जो वर्षा होती है उसे हम क्या बोलते हैं। जो चक्रवात के कारण वर्षा होती है उसे हम बोलते हैं फ्रंटल रेन या वाताग्र वर्षा। चक्रवात के कारण वर्षा को जो होती है उसे हम बोलते हैं फ्रंटल रेन या वाताग्र वर्षा। तो इस प्रकार से चक्रवात जो हैं वो अलग अलग जगह में उनको अलग अलग नाम से पुकारते हैं, और उनकी दिशा भी किसके द्वारा इफेक्ट प्रभावित होती है, कोरियोलिस बल के कारण। अब जानते हैं, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में ये क्वेश्चन कि चक्रवातों को कौन सी जगह में किस नाम से पुकारा जाता है, अलग अलग देशों में इनको अलग अलग नाम से पुकारते हैं। जैसे सबसे पहले बात करते हैं इंडिया की, भारत और इसके आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर ये क्या कहलाते हैं, चक्रवात, इन्हें हम बोलते हैं साइक्लोन्स या चक्रवात। और दूसरा है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ वेस्टर्न पोर्शन में जो ऑस्ट्रेलिया का है वहाँ पर चक्रवात को क्या बोलते हैं हम, विली विली, क्या कहते हैं उन्हें हम, विली विली। चाइना और जापान में जो चक्रवात इसके क्षेत्र में आते हैं, चाइना सी और उसके आसपास के जो क्षेत्र में चक्रवात आते हैं उन्हें हम बोलते हैं टाइफून्स। आपने याद रखना है, टाइफून्स। यूएसए में जो चक्रवात आते हैं उन्हें हम बोलते हैं टॉर्नेडोज़। क्या कहते हैं उन्हें हम, टॉर्नेडोज़। आपने टाइफून्स और टॉर्नेडो में याद रखने के लिए मैं आपको एक क्लू वर्ड देती हूँ कि जो यूएसए के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, ट्रेंडी होते हैं। ठीक है जी, ट्रेंडी होते हैं। तो ट्रेंडी होने के कारण क्या है, ट्रेंडी से बना टॉर्नेडोज़। तो आपने इस प्रकार से रखना है याद कि यूएसए और उसके आसपास के क्षेत्रों में जो चक्रवात आते हैं उन्हें हम बोलते हैं टॉर्नेडोज़। और चाइना और जापान के लोग बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं, जैसे कि आपको पता है वो बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं। तो यहाँ से आपने आइडिया लगाना है कि चाइना और जापान के लोग जो हैं वो टू बिजी होने के कारण, मेहनती होने के कारण, यहाँ से इसका क्लू वर्ड निकला टाइफून्स। टू बिजी से निकला टाइफून्स। और यूएसए के लोग जो हैं वो ट्रेंडी होते हैं, इस कारण वहाँ के साइक्लोन्स का नाम है टॉर्नेडो। आपने इस प्रकार से इनको याद रखना है। और यूएसए के जो साइक्लोन्स हैं ये कैरेबियन सी और इसके आसपास के क्षेत्र में, सारे क्षेत्र में आते हैं और इन्हें हम टॉर्नेडोज़ बोलते हैं। यूएसए की एक और इम्पॉर्टेंट बात, यूएसए के जो मैदानी भाग हैं, जो प्लेन इलाके हैं, वहाँ पर जो चक्रवात आते हैं उन्हें हम बोलते हैं टॉर्नेडो एली। वो किस नाम से पुकारा जाता है उन्हें, टॉर्नेडो एली के नाम से। और टॉर्नेडो चक्रवात जो हैं, ये जितने भी चक्रवात विश्व में पाए जाते हैं उन सब में सबसे ज़्यादा जो खतरनाक है वो है टॉर्नेडो चक्रवात, वो है टॉर्नेडो साइक्लोन्स। और टॉर्नेडो साइक्लोन्स को कौन से स्केल के ऊपर मापा जाता है, उन्हें हम मापते हैं फुजीटा स्केल के ऊपर। याद रखिएगा कि टॉर्नेडोज जो साइक्लोन्स हैं वो सबसे ज़्यादा भयंकर हैं और उन्हें किस स्केल पे मापा जाता है, फुजीटा स्केल के ऊपर मापा जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट साइक्लोन्स की। अटलांटिक महासागर के आसपास के जो क्षेत्र हैं, जैसे कि मैक्सिको, फ्लोरिडा, वेस्ट इंडीज़, इन क्षेत्रों में जो चक्रवात आते हैं उन्हें हम बोलते हैं हरिकेन्स बोलते हैं। और हरिकेन्स को कौन से स्केल के ऊपर मापा जाता है, हरिकेन्स को सेफिर सैम्पसन स्केल के ऊपर मापा जाता है। हरिकेन्स को सेफिर सैम्पसन स्केल के ऊपर मापा जाता है। और हरिकेन साइक्लोन्स के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट बात कि हरिकेन साइक्लोन्स जो हैं वो 1 जून से लेकर 30 नवंबर के बीच में आते हैं। इनका मुख्य टाइम जो है वो है 1 जून से लेकर के 30 नवंबर के बीच में आना। तो ये थे अलग अलग साइक्लोन्स को अलग अलग देशों में किन किन नामों से पुकारा जाता है। साइक्लोन से रिलेटेड और इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि याद रखिएगा, आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिस ऑल्सो, कि 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ के बीच, 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ के बीच जो ये वाला क्षेत्र है, जो हमारा ट्रॉपिकल एरिया है मुख्य रूप से, इस क्षेत्र में चक्रवात जो है वो नहीं आते हैं। याद रखिएगा क्यों नहीं आते हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों में 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ के बीच कोरियोलिस फोर्स बहुत ज़्यादा, इसका इफेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, ना के बराबर होता है। इसी कारण इन क्षेत्रों में चक्रवात नहीं आते हैं।
चक्रवात से रिलेटेड और इम्पॉर्टेंट बात कि टी स्केल पर चक्रवातों की शक्ति का मापन किया जाता है। जो चक्रवात हैं उनकी जो शक्ति का मापन है वो टी स्केल पर किया जाता है। और सबसे ज़्यादा चक्रवात कौन से सागर में आते हैं? तो सबसे ज़्यादा चक्रवात जो हैं वो पैसिफिक ओशन में सबसे ज़्यादा जो है वो चक्रवात जो है वो आते हैं। तो ये था चक्रवात से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन। अब हम बात करते हैं चक्रवात के बाद बात करते हैं प्रति चक्रवातों की, जिन्हें हम बोलते हैं एंटी साइक्लोन्स। जो भी कुछ हमने साइक्लोन्स के बारे में पढ़ा है, जो भी हमने साइक्लोन्स के बारे में पढ़ा है, सब उसका उल्टा होगा एंटी साइक्लोन्स में। तो एंटी साइक्लोन्स या जिन्हें हम बोलते हैं प्रति चक्रवात, प्रति चक्रवात वायु की वो दशाएं जिसमें चक्रवातों में हाई प्रेशर अंदर होता है और लो प्रेशर बाहर होता है। तो प्रति चक्रवातों में उसका बिल्कुल उल्टा होता है। प्रति चक्रवात में हाई प्रेशर जो है वो अंदर होता है और लो प्रेशर जो है वो बाहर होता है। तो पवनें जो है, मैंने आपको पहले ही बताया था, पवनों का एक नियम होता है कि दे ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो इस प्रकार से पवनें जो हैं वो बाहर की तरफ मूव करती हैं, किसमें? प्रति चक्रवातों में। और प्रति चक्रवातों में क्या होता है? मौसम साफ होता है, बारिश नहीं होती है, मौसम जो है बिल्कुल साफ होता है, सन शाइन करता है बिल्कुल क्लियरली। तो ये है हमारे प्रति चक्रवात की कंडीशंस। जैसा हमने चक्रवातों में पढ़ा है उसका टोटली उल्टा होगा। प्रति चक्रवातों में हवाएं जो हैं वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज घूमेंगी और सदर्न हेमिस्फीयर में वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगी। यहाँ पर प्रति चक्रवातों में हवाएं जो हैं वो राइट साइड मुड़ जाती हैं, लेकिन प्रति चक्रवातों में हवाएं जो हैं वो लेफ़्ट साइड मुड़ जाएंगी। और सदर्न हेमिस्फीयर में हवाएं जो हैं वो उसके राइट साइड मुड़ जाएंगी। तो टोटली उल्टा होता है प्रति चक्रवातों में। प्रति चक्रवातों में क्या कहते हैं? प्रति चक्रवातों में हवा जो है वो सेंटर से बीच में हाई प्रेशर होगा, बाहर लो प्रेशर होगा, हवाएं अंदर से बाहर की तरफ जाती हैं, मौसम साफ रहता है, सनशाइन रहता है और साफ वायुमंडलीय दशाएं जो है वो पाई जाती हैं। तो ये था हमारा छोटा सा टॉपिक साइक्लोन्स के बारे में। आई होप ऑल ऑफ यू विल लाइक इट। आपको पसंद आया होगा। अगर आपको इसके बारे में कुछ पूछना है और आपके क्वेश्चंस हैं, कोई क्वेरीज हैं, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिख करके। टिल देन आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। टिल देन गुड बाय।